भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुश्किलें अब बहुत बढ़ती जा रही हैं। पूर्व इसलिए क्योंकि पार्टी ने खुद उन्हें निकाला है और ये कहते हुए निकाला है, एक लेटर जारी किया था बाकायदा, और उसमें ये लिखा हुआ था कि ये पार्टी के कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं और इनकी कही हुई बातों को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, इनका समर्थन नहीं करते। ये कहते हुए पार्टी ने नुपुर शर्मा को निकाल दिया था। लेकिन उसी पार्टी के जो लोग हैं, कई सारे ऐसे नेता हैं, वो नुपुर शर्मा का अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो उस पार्टी की विचारधारा को, उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो आज नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि नुपुर शर्मा का सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब नुपुर शर्मा ने खुलेआम डिबेट में बैठकर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में इस तरीके की बातें की, तब भी लोग ये सब कुछ देखने के बाद भी उनका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। चलिए अब इसी पर आज हम बात करते हैं कि ऐसा क्या है। जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो सबसे पहले, कोई भी आप पोस्ट डालिए, अगर आप नुपुर शर्मा को अरेस्ट की मांग कर रहे हैं और आप उनके खिलाफ कोई भी पोस्ट डालते हैं, तो सबसे पहला कमेंट उस पर यह आएगा कि सच ही तो कहा है नुपुर शर्मा ने, गलत क्या कहा, वही तो कहा है जो कुरान में लिखा हुआ है, वही तो कहा है जो जाकिर नाइक कहते हैं, ये वो कहेंगे। तो क्या ऐसा कहने वाले लोगों ने कभी कुरान को पढ़ा है, या पढ़ा है तो कितनी बार पढ़ा है। कुरान का एक ट्रांसलेटेड वर्जन भी आता है, क्या आपने कभी ट्रांसलेटेड कुरान पढ़ा है। क्या आप किसी भी किताब का एक पैराग्राफ पढ़ के पूरी कहानी का अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। और अगर आप लगा रहे हैं तो आप गलत होंगे, आपकी कहानी गलत होगी। अब बात आती है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 9 साल की आयशा से शादी क्यों की। जब वो करीब 50 या 55 साल के थे तो उन्होंने 9 साल की आयशा से शादी क्यों की तो थी, लेकिन क्यों की थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो 100, 200 या 400 साल पुरानी बात नहीं है, वो करीब 2000 साल पुरानी बात है। ये उसी दुनिया की बात है जिस दुनिया में आज भी, इस मॉडर्न वक्त में भी कई सारी ऐसी जगह है जहां पर छोटे छोटे बच्चों की शादियां होती हैं, छोटी छोटी बच्चियों की अधेड़ उम्र के लोगों के साथ में शादियां होती हैं, और उन लोगों के लिए ये सब चीजें, ये सब बातें बहुत नॉर्मल होती हैं। अपने देश की ही अगर हम बात करें तो बिहार, झारखंड या राजस्थान जैसे ऐसे कई एरियाज हैं जहां पर कम उम्र में लड़कियों की या बच्चों की शादियां हो जाती हैं। लेकिन कई सारे देशों में लड़कियों के या लड़कों के बालिग होने की उम्र अलग अलग होती है। अगर इंडिया की बात करें तो 18 साल हमारे बालिग होने की उम्र थी, लेकिन अभी उसको बढ़ा के 21 साल किया गया है लड़कियों की उम्र की अगर बात की जाए तो। वहीं अगर अमेरिका वगैरह की बात की जाए, यूएस की बात की जाए, तो वहां पर जो लड़कियां हैं वो आपको 15-16 साल की ही लड़कियां आपको काफी मैच्योर दिखेंगी और इसी उम्र में वो शादियां भी कर लेती हैं। यहाँ तक कि 13-13 साल की लड़कियां तक शादी कर लेती हैं। और वहीं अगर गल्फ स्टेट्स की बात की जाए, गल्फ एरियाज की बात की जाए, तो वहां पर लड़कियां बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, काफी जल्दी ग्रो कर जाती हैं और उन्हें पीरियड्स काफी जल्दी आ जाते हैं। यानी कि इस्लाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक लड़की को बालिग तब माना जाता है जब उसे पीरियड्स हो जाते हैं। तो उस वक्त में यही चलता था कि जब लड़कियां मैच्योर हो जाती थी या उन्हें पीरियड्स हो जाते थे तो उन्हें आप बालिग कह सकते थे, और तब उनके पेरेंट्स उनकी शादी के बारे में सोचने लग जाते थे। उस वक्त की अगर बात की जाए तो कई सारी किताबों में, कई सारी रिसर्च अगर हम करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि आयशा की उस वक्त कहीं और, जब वो 6 साल की थी, कहीं और शादी फिक्स हुई थी, लेकिन किसी कारण की वजह से उनकी शादी टूट गई थी। जिस वक्त उनकी शादी टूटी उस वक्त वहां का माहौल बहुत खराब था, अरब का माहौल बहुत खराब था। वहां पर लड़कियों को एक तरीके से बोझ समझा जाता था। जो छोड़ी हुई महिलाएं हैं या जो विधवा औरतें होती थी उनको लोग बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। ऐसे वक्त में मोहम्मद साहब ने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी, उन महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए उनसे शादियां की थी। जो मोहम्मद साहब की पहली बीवी थी खतीजा, उनके साथ वो करीब 50 बरस रहे हैं। यानी ये समझ लीजिए कि अपनी जवानी के जो 50 बरस थे वो मोहम्मद साहब ने खतीजा के साथ ही बिताए। लेकिन खतीजा की मौत के बाद में उन्होंने करीब 10 शादियां की। जिस वक्त खतीजा की मौत हुई थी उसके बाद माहौल बहुत खराब हो गया था, और उन महिलाओं को या उन लड़कियों को अपना संरक्षण देने के लिए या एक तरीके से अपना प्रोटेक्शन देने के लिए मोहम्मद साहब ने उनसे शादियां की थी, उन्हें प्रोटेक्ट किया था। तो देखिए उस वक्त
शादी को ही एक तरीके से संरक्षण माना जाता था। लड़कियां सुरक्षित तभी होती थी या औरतें तभी सुरक्षित होती थी जब वो किसी मर्द के साथ में है। उस वक्त माहौल ऐसा था कि बेटी होने तक पर लोग उसे गाड़ देते थे या उसे मार देते थे। मोहम्मद साहब ने लड़कियों के समर्थन में आवाज उठाई और उन्होंने उसी वक्त आयशा से शादी की थी। वहीं अगर बात आयशा की जाए तो वो 9 साल की उम्र में ही बहुत मैच्योर हो गई थी, अपनी उम्र की लड़कियों से भी काफी ज्यादा समझदार थी। आयशा से शादी करने का एक कारण ये भी था कि मोहम्मद साहब चाहते थे कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी करें जो इस्लाम के दौर में पैदा हुई हो और जो इस्लाम को बेहतर समझती हो और उनके साथ में इस्लाम को फैलाने में मदद कर सके। इसलिए उन्होंने आयशा से शादी की। लेकिन आयशा ने भी अपने जिम्मेदारियों को बखूबी समझा और मोहम्मद साहब के बाद भी इस्लाम को आगे ले जाने में आयशा का बहुत बड़ा हाथ है। एक किस्सा ये भी है कि मोहम्मद साहब हमेशा आयशा के साथ दौड़ लगाया करते थे, उनके साथ खेला करते थे। तो आयशा छोटी थी, हमेशा जीत जाती थी। मोहम्मद साहब हट्टे कट्टे थे, भारी थे, तो वो हार जाते थे। लेकिन जब आयशा थोड़ी बड़ी हुई, उनका शरीर भी भर गया, वो थोड़ी हेल्दी हो गई और जो मोहम्मद साहब थे वो बुजुर्ग हो गए थे और थोड़े पतले हो गए थे। तो अब मोहम्मद साहब जीत जाया करते थे। मोहम्मद साहब हमेशा उन्हें चिढ़ाया करते थे कि देखो अब मैं तुम्हें हरा देता हूँ। इस तरीके से उन लोगों का बॉन्डिंग था। अगर आयशा की एजुकेशन की बात की जाए तो आयशा एक इस्लामिक स्कॉलर थी। उस वक्त की सबसे ज्यादा एजुकेटेड अगर कोई लड़की मुस्लिम महिला थी तो वो आयशा थी। आयशा ही थी जिन्होंने इस्लाम की सबसे पहली यूनिवर्सिटी को बनाया। इस तरीके का रिलेशनशिप था हजरत आयशा और मोहम्मद साहब के बीच में। दूसरी बात जिसको लेकर नुपुर शर्मा का लोग जो है समर्थन कर रहे हैं वो ये है कि जब हमारे भगवान के बारे में या हमारे गॉड के बारे में गलत बोला जाता है तब कुछ नहीं, जब नुपुर शर्मा ने बोल दिया तो लग गई, ऐसा कहते हैं लोग। तो अगर इसके बारे में बात की जाए तो देखिए, मुनव्वर फारूकी जो कि एक कॉमेडियन है, उन्होंने जब अपनी स्टेज कॉमेडी के दौरान राम जी और सीता जी के बारे में कुछ अभद्र बातें कही थी या कुछ कमेंट्स किए थे तो उसको लेकर काफी बवाल हुआ था। मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करने वाले लोग भी थे, लेकिन मुनव्वर फारूकी को अरेस्ट किया गया था, वो जेल भी गए थे। वहीं अगर बात की जाए तो अभी रिसेंट की लास्ट ईयर की ही एक बात है, कर्नाटक के एक शख्स ने एक हिंदू गॉड के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट कर दिया था, जिसके बाद उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया गया था। वहीं अगर बात की जाए अभी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कई लोग शिवलिंग अलग अलग चीजों का फोटो पोस्ट कर रहे थे और उसको शिवलिंग बता रहे थे, तो उसको लेकर भी एक शख्स ने लीची की फोटो पोस्ट की थी। जब उसने पोस्ट की थी उसके तुरंत बाद उस पर एक्शन लिया गया, FIR होते उसको अरेस्ट कर लिया गया। इस तरीके की जहां पर कार्रवाई होती है, जब भगवानों के बारे में या गॉड्स के बारे में, हिंदू गॉड्स के बारे में कोई भी कमेंट करने पर जब सजा हो रही है, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, तो नुपुर शर्मा को क्यों नहीं? सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली पार्टी नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन आखिर अगर ना ले तो क्यों ना ले? अब आप खुद सोचिए, क्या उनका समर्थन करना सही है? इसके बाद जो तीसरी बात आती है वो ये है कि जिस दिन ये डिबेट हो रही थी उस दिन कुछ मौलाना थे, कुछ बिके हुए बिकाऊ मौलाना होते हैं, वो भी टीवी डिबेट्स पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने जो है शिवलिंग के बारे में या ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कुछ कॉमेंट किया। उसके बाद में जो है नुपुर शर्मा को गुस्सा आ गया और नुपुर शर्मा ने गुस्से में इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया। तो अगर उस मौलाना ने इस तरीके की कोई बात कही थी, पहली बात तो जो ज्ञानवापी मस्जिद है जिसके बाद जिसको शिवलिंग बताया जा रहा है या कुछ लोग फव्वारा बता रहे हैं, उसका अभी तक की कोई फैसला नहीं आया है। किसी भी कोर्ट ने अभी उसका फैसला नहीं सुनाया है, सिर्फ उसको लेकर सर्वे हुआ है। नहीं पता कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है या क्या है, किसी को नहीं पता। तो आप उस चीज को लेकर जिसका अभी तक फैसला भी नहीं आया, उसको लेकर आप प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कमेंट कर सकते हैं। अब आपको खुद सोचना चाहिए कि जिनके बयान से हमारे न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी इंटरनेशनली हमारे देश की इंसल्ट हो रही है, अलग अलग कंट्रीज हमारे कंट्री के प्रोडक्ट्स को बैन करने की बात कर रही हैं, उनका समर्थन करना क्या सही है? खैर, वहीं अगर बात की जाए प्रोटेस्ट की, कई सारे मुस्लिम जो प्रोटेस्ट करने के नाम पर दंगा कर रहे हैं या अपना विरोध जताने के नाम पर पत्थर फेंक रहे हैं, वो भी गलत है। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि एक अच्छा मुसलमान वही है जिससे कभी किसी दूसरे शख्स को खतरा महसूस ना हो, या उसकी जबान से या उसके हाथ से कभी किसी दूसरे शख्स को नुकसान ना पहुंचे।
हर मुसलमान को ही नहीं बल्कि इस देश के हर शख्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बातों से किसी दूसरे को ठेस ना पहुंचे। अगर कोई ऐसा कर रहा है या कोई कुछ गलत कर रहा है तो हम उसका समर्थन ना करें, क्योंकि गलत का समर्थन करने वाला इंसान भी गलत ही होता है।